नमस्कार, स्वागत आपका बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे निकाय चुनावों के नतीजों ने आज एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 25 सालों के वर्चस्व को आज खत्म कर दिया और अब बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनना तय है। मुंबईकर ने फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताया है और पहली बार मुंबई का किंग बीजेपी से होगा। बीएमसी चुनाव के परिणामों के मुताबिक टोटल 227 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 118 और ठाकरे ब्रदर्स को 66 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस 15 सीटों के साथ काफी पीछे चल रही है। तो अब कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन केंद्र राज्य के बाद महाराष्ट्र के नगर निगम में भी परचम लहरा चुका है और अब जिम्मेदारी बीजेपी गठबंधन की और ज्यादा बढ़ चुकी है। इन चुनावों में ठाकरे ब्रदर्स 20 सालों बाद साथ आए थे, लेकिन उनका साथ आकर मराठी पॉलिटिक्स करना महाराष्ट्र की जनता को नहीं साध पाया है। वहीं महाराष्ट्र नगर निगम के चुनावों में बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद अब राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इंतजार है कि कब राजस्थान में होंगे चुनाव और यह देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता आखिर किसे चुनती है। तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से काफी कॉम्पिटिटिव रही है। एक तरफा बीजेपी के पक्ष में माहौल होना इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हाँ, पहले एक दौर था जब कांग्रेस का अच्छा खासा वर्चस्व था। एक दौर लगातार चला जहां बीएमसी में नगर निकाय चुनावों में शिवसेना का वर्चस्व हमेशा से देखने को मिला, लेकिन इस बार बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को बहुत पीछे कर दिया है और शिवसेना ब्रदर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिर्फ मराठा पॉलिटिक्स करके वो पूरे महाराष्ट्र पर राज तो नहीं कर सकते हैं। आप यूपी बिहार वालों के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे और सोचेंगे कि मराठी मानुष के सपोर्ट से आप पूरा मुंबई और महाराष्ट्र जीत लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट इन चुनावों में ये साबित हो चुका है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए महिपाल महला जुड़े हैं बीजेपी से और करणवीर सिंह जुड़े कांग्रेस पार्टी से और श्याम सुंदर शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले महला जी, मैनी कांग्रेचुलेशंस। जिस तरीके से जीत आपकी लगातार महाराष्ट्र में हो रही है, बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में होती थी, लेकिन आपने सभी चुनावों में माहौल को अपने पक्ष में आप करने में सफल रहे। पहले केंद्र में आपकी सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है, तो अब उम्मीद आप लोगों से और ज्यादा बढ़ गई है। बहरहाल ओवरऑल जो पॉलिटिक्स का सिनेरियो रहा महाराष्ट्र के अंदर, क्या क्या वो बिंदु रहे जो आपके पक्ष में रहे और आप लोग इतने सारे नगर निकाय चुनावों में देखिए 29 में से 23 पर बीजेपी की जीत हुई है, तो क्या कारण मानते हैं? नंदिनी जी, सबसे पहले सर झुका के महाराष्ट्र की जनता ने मुंबई सहित अलग अलग नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। हम जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास में भागीदारी निभाते हुए महाराष्ट्र और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब नगर निकायों में भी, चूंकि अकेला मुंबई नहीं नंदिनी जी, मुंबई के अलावा 23 नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी और अलायंस का जीत के आना बहुत बड़ी बात है और चूंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जनता लगातार विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी भी और विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी खरा उतरने का काम करती है, तभी सारी चीजें संभव हैं। हम तो आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जनता जनार्दन को, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया और बहुत लंबे समय तक शिवसेना का जो शासन था मुंबई में उस मिथ्या को तोड़ा कि शिवसेना यहाँ से जाएगी नहीं और एक लंबी समय बाद महाराष्ट्र में मुंबई सहित अलग अलग नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है और हमारे अलायंस को मजबूती मिली है। इसके लिए हम बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किस तरह की पॉलिटिक्स आपके फेवर में रही। क्या ठाकरे बंधुओं की मराठा पॉलिटिक्स आपके फेवर में रही कि वो यूपी बिहार के लोग जो इतनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में देश की हर एक कोने से व्यक्ति पहुंचा हुआ है और आप उन्हें साइडलाइन करके ये बोलेंगे कि नहीं हम तो सिर्फ मराठा मानुष के लिए लड़ाई लड़ेंगे, मुंबई के हर रिसोर्स पर, महाराष्ट्र के हर रिसोर्स पर सिर्फ मराठाओं का हक है। इस तरह की पॉलिटिक्स जो हुई इन बीएमसी के चुनावों में, वो आपके फेवर में रही? नंदिनी जी, हम तो सिर्फ विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं और जो
महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र के अन्य चाहे नॉर्थ इंडिया के जितने भी जो हमारे भाई वहाँ कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, कमाने के लिए जाते हैं, उनको किस तरीके से टॉर्चर करने का काम करते थे और जनता ने आईना दिखा दिया। अब उस पर तो शिवसेना और शिवसेना के अलायंस के जो कांग्रेस और शिवसेना इनके अलायंस के लोगों को सोचना है कि इन्होंने क्या किया, क्या खामियां रही। भारतीय जनता पार्टी और हमारे अलायंस के लोगों का सिर्फ एक टारगेट, विकास विकास विकास। हर व्यक्ति मुख्य धारा में आए, हर व्यक्ति को सरकार का लाभ मिले, महाराष्ट्र और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ मिले। और महाराष्ट्र की जनता ने नगर निकायों के चुनाव में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम विकास की रफ्तार के साथ जुड़ना चाहते हैं, ना कि क्षेत्रवाद की राजनीति को। ठीक है, मतलब क्षेत्रवाद की राजनीति को आप कहते हैं कि बड़ा कारण रहा, उसे दरकिनार करने का काम किया और ये पॉलिटिक्स ठाकरे ब्रदर्स की आपके फेवर में गई है। ठीक है, करणवीर सिंह जी, क्या मजबूरी कांग्रेस पार्टी की रही कि आपने अपने गठबंधन से इतर हटकर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट, और कितनी सीटों पर पटकनी खाई? कुछ चुनिंदा सीटों पर आपकी जीत हुई है, लेकिन बड़ी हैरानी होती है आपकी इस पोजीशन को देखकर। महाराष्ट्र में 15 साल से 20 साल पहले ऐसा माहौल हुआ करता था कि एक श्योरिटी रहती थी कि कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें तो एक अलग ही ट्रीटमेंट महाराष्ट्र में मिलता है, मतलब वर्चस्व था, इतनी स्ट्रांग पोजीशन थी। और आज कहां से कहां आ गए आप लोग? बुरा तो लग रहा होगा आपको भी। जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्टों की विवेचना की जाएगी, उनको देखा जाएगा। और कांग्रेस लगातार संविधान की और एसआईआर का जिस तरह से दुरुपयोग देश के अंदर किया जा रहा है, उनके ऊपर सवाल उठाती आई है, उनके ऊपर बातचीत करती आई है, संविधान संबद्ध बातें की है। इन्होंने हिंदी को मुद्दा बनाया, हिंदी के ऊपर चाहे राज ठाकरे हो, चाहे महायुति गठबंधन हो, इन सबने महायुति गठबंधन ने भी कांग्रेस को या वहां के लोगों को टारगेट किया कि हिंदी के लिए कैसे मराठी मानुष की बात कर इन्होंने बार बार देश के अंदर असमानता की बात हो या क्षेत्रवाद की बात हो, उसके ऊपर इस चुनाव लेके गए। कहीं ना कहीं ये सरप्राइजिंग रिजल्ट है, पर आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी इन सब का विश्लेषण के ऊपर आगे बढ़ेगी। सरप्राइजिंग करणवीर जी कहाँ है अब आपके लिए? एक के बाद एक चुनाव तो आप लोग हारते जा रहे हैं, इतनी बुरी पोजीशन हो चुकी है पार्टी की आपकी अलग अलग सभी स्टेट्स में। आप बोलते हैं मंथन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, हमें भी आप लोगों के लिए बुरा लगने लग गया है कि क्या नेतृत्व था आप लोगों का। कितने बड़े बड़े लीडर्स, इंदिरा गांधी जैसे चेहरे आपकी पार्टी से रहे हैं, और आज किस हाल पर कांग्रेस आ गई। ऐसा लगता है कि कोई नई पार्टी हो जो अभी जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है और विफल हो रही है। आपका जनाधार खत्म होता जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर सुन तो लीजिए नंदिनी जी, लोकतंत्र के अंदर अगर कोई पार्टी जीत के आती है तो लोकतंत्र के अंदर जीत के ऊपर इतना नहीं चाहिए। जो जिम्मेदारियां लेकर आप सत्ता में, जिम्मेदारियों पे बात होनी चाहिए, ठग गठबंधन पे बात होनी चाहिए महायुति का, जिसका कोई मैच नहीं है। फिर भी सत्ता की लालसा के अंदर इन्होंने जिस तरह से ये महाराष्ट्र को ठगने का काम किया, उसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे हैं। मानते हैं जीत के ऊपर इतराना एक अलग विषय होता है, पर लोकतंत्र के अंदर जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, जो जमीनी जुड़ाव है, उनके ऊपर ये बात नहीं करते हैं। बार बार क्षेत्रवाद के मुद्दों का हावी होना, ये कहीं ना कहीं इन चीजों को क्षेत्रवाद के मुद्दे तो आपके सहयोगी ठाकरे ब्रदर्स, शिवसेना के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे जी, वो लेकर आ रहे थे। मराठी मानुष वो कर रहे थे, ये तो आपके सहयोगी हैं। इधर आप इंडिपेंडेंट लड़े हैं, लेकिन वैसे तो आपके सहयोगी हैं ही। उसका फायदा तो इनको मिला है। क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स वो कर रहे थे जिसका फायदा बीजेपी को मिल गया यहाँ पर। और आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जमीनी मुद्दों की ये बात नहीं करते, या चलिए छोड़िए, मैं तो श्याम सुंदर शर्मा जी से पूछ लेती हूँ। सर सीधा सीधा इन चुनावों के नतीजों में देखिए, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, महाराष्ट्र के नगर निगमों में बीजेपी, ट्रिपल इंजन बन चुका है। क्या कारण लग रहे हैं कांग्रेस इतना पिछड़ रही है, बीजेपी लगातार आगे जा रही है, जो बीजेपी के साथ आता है वो आगे जा रहा है, क्या हो क्या रहा है सर? देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार से 4 साल बाद चुनाव हुए और आप देखिएगा केंद्र में और महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। अब स्थानीय स्तर पर भी जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि 29 में से 23 पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। पहली बार है कि अब देखिएगा बीजेपी का मेयर बनेगा मुंबई में। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अब करणवीर जी कह रहे थे, करणवीर जी की स्थिति ऐसी है कि अब जिसके गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, आप विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा में चुनाव गठबंधन के साथ लड़ते हैं, स्थानीय चुनाव लड़ते नहीं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थितियां हैं कि देखिएगा कि लातूर को छोड़ करके बाकी बड़े नगर निगम जो है उस पर बीजेपी गठबंधन
वर्चस्व जमा रही है। अब देखिएगा कि मैं देख रहा था तरुण चुग जो जनरल सेक्रेटरी भाजपा के हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। फडणवीस और शिंदे जो संयुक्त रूप से जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हम किस प्रकार की पॉलिटिक्स आगे करना चाहते हैं, आपने भी देखा बिहार, यूपी, राजस्थान के लोगों को जिस प्रकार से मुंबई में परेशान किया गया, जी। जिस तरह की नीतियां अपनाई गई, वो लोग चुप नहीं बैठे। मतलब अब आप श्याम देखिएगा जी, जिस प्रकार श्याम सुंदर जी, ये जो पॉलिटिक्स चल रही थी, राज ठाकरे जी का ये बयान में पढ़ रही थी और लगातार आपने भी सुना होगा कि हिंदी भाषा हमारे ऊपर थोकोगे तो मैं लात मारूंगा। मतलब इस तरह की भाषा जिसे वो शायद बहुत कूल समझते हैं अपने आप को, वो बहुत हीरोइक समझते हैं कि मैं ऐसी भाषा बोलूंगा तो बहुत हीरोइक लगूंगा, लेकिन असल में उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जो वहां पर यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया के और भी कई स्टेट्स के लोग जो रह रहे हैं, सीधे तौर पर अब उनका विरोध है ये। मैं तो यही बोलूंगी कि ठाकरे ब्रदर्स को उनकी बयानबाजी का, संजय राउत की बयानबाजी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है इन चुनावों में। देखिएगा ये बात सही है कि उत्तर भारत के लोगों ने जता दिया कि मुंबई में हमारे बिना आप जीत नहीं सकते। पहले के जमाना अलग था, जिस तरह की स्थितियां थी, लेकिन फडणवीस ने जो कुछ करके दिखाया या शिंदे ने साथ देकर के जो परिणाम सामने दिख रहे हैं, मुंबई में अगर 118 पर बीजेपी आगे चल रही है जी। और पुणे में कहें तो 90 पर बीजेपी है, और बात करें देखिए ठाणे में कहें तो 49 पे बीजेपी आगे है, नागपुर में 113 पे बीजेपी जी है, जी, टोटल 29 में 30 से पे। 23 सीटों पर बीजेपी तो आगे है। तो इस प्रकार से माहौल ये है कि जी। आने वाला समय निश्चित तौर पर भाजपा को शक्ति प्रदान करेगा। निचले स्तर ठीक पर है। भाजपा का संगठन मजबूत हुआ है, और आने वाले समय में अब करणवीर जी को सोचनी है, चिंता का विषय बिल्कुल। इनके लिए और बहुत ज्यादा बीजेपी हो जा आखिर रहा है। क्या फॉर्मूला अपना रही है इन तमाम स्टेट्स में, ये तो वाकई सोचना और समझने वाली बात है कि ऐसा क्या कर रहे हैं ये कि जनता हर चुनावों में इनको समर्थन दे रही है। महाराष्ट्र जो बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल का अखाड़ा हुआ करता था, वहां पर एक तरफा बीजेपी के पक्ष में माहौल क्यों जा रहा है, क्या रीजंस हैं? जीत के मंत्र जरूर कभी जरूरत पड़े तो बीजेपी वालों से लेना चाहिए। बहरहाल अब राजस्थान पर आ जाते हैं। देखिए सर, महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, वहां भी बड़े संघर्ष के बाद हुए, बड़ी मुश्किलों से हुए ये, लेकिन आपके तमाम जो फॉर्मूलाज हैं वो भले ही चुनाव में आपके फेवर में जाते हो, लेकिन ये बड़ी गलत सिस्टम प्रदेशों में बनता जा रहा है कि नगर निकाय पंचायत चुनाव कई रीजंस की वजह से डिले पर डिले हो रहे हैं। राजस्थान उन्हीं में से एक है। अब यहाँ पर चुनाव जल्द हो, यहाँ की जनता भी बड़ी बेचैन है। किसे चुनेंगी, कौन यहाँ की जनता की चॉइस में होगा, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आज चुनाव जल्दी होने चाहिए। और क्या लगता है, अब माहौल राजस्थान में भी शुरू हो चुका है, सुगबुगाहट तेज है? महिपाल जी। नंदिनी जी, 100% सुगबुगाहट नहीं, तैयारियां हैं पंचायत निकाय और शहरी निकाय चुनाव की। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी तैयारियां भी हैं, राजनीतिक दलों की भी हैं। चूंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी प्रवक्ता के नाते कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से, और हम तो 365 दिन तैयारी करते हैं। जिस तरीके के नतीजे आज हम महाराष्ट्र के नतीजों की हम चर्चा कर रहे हैं, वैसे के वैसे नतीजे जिस दिन राजस्थान के शहरी और पंचायत निकाय चुनाव कहेंगे, ये कि ये परिणाम सामने आने हैं। जनता लगातार विश्वास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी विश्वास पे खरा उतरने का काम कर रही है। आने वाले चुनाव जब भी होंगे, चूंकि चुनाव का समय सर, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि चुनाव कब होंगे? एसआईआर नहीं हुआ होता तो अब तक चुनाव हो जाते। 2 महीने बाद चुनाव, जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान होना है और चुनावी मोड में ही है। जनता भी है, सरकार भी है, चुनाव आयोग भी है, पार्टियां भी हैं, चुनाव तो होने ही है। बस काउंटडाउन शुरू है, मार्च अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, आप एसआईआर करते, आप जनगणना करते, जो मर्जी करते, समय रहते करते तो बहुत अच्छा होता। आप लोगों की वजह से बड़ा फायदा मिलेगा। आपके सिस्टम और आपकी कार्यशैलियों की वजह से आज राजस्थान में कई सीटों पर, निकाय की सीटों पर, पंचायती सीटों का 2-2 साल हो गए, वहां सीटें खाली पड़ी हुई हैं और उनके कार्यकाल खत्म हो गए हैं। और एक तरीके से ऐसी स्थिति हो गई है कि नगर निगम अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारी सिचुएशन संभाल नहीं पा रहे। जनप्रतिनिधि की जरूरत है, लेकिन वो आपकी कार्यशैलियों की वजह से ये जो डिले हो रहा है सर, ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी भी अब इस विषय को उठा रही है, जनता के बीच लेकर जा रही है और आपके सिस्टम्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप लोग राजस्थान में चुनाव होने नहीं दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चुनावी मोड में ही हैं, चुनाव जल्द से जल्द होंगे। और जिस कार्यशैली की आप बात कर रहे हो, राजस्थान के 3 टुकड़ों में चुनाव किसने करवाए, कोरोना की आड़ में पूरे शहरी और पंचायत निकाय के चुनावी सिस्टम को किसने मटिया मेल करने का काम किया? तो कांग्रेस पार्टी तो थी।
जिसने कभी 2020 में, कभी 2021 में, फिर 2021 में लास्ट में जाके चुनाव करवाए। 3-3 टुकड़ों में कोरोना की आड़ में नहीं करवाए होते तो अब तक कार्यकाल पूरा होकर चुनाव हो जाते। मैम चलिए, अब आपके इसका वन ठीक स्टेट रहा वन किसी को इलेक्शन खोलना करा है लेंगे तो क्या, वो अशोक भी गहलोत देख जी के लेंगे। नेतृत्व ठीक है, वाली करणवीर कांग्रेस जी क्या सरकार कहना चाह रहे हैं? नंदिनी बार बार कहते हैं लोकतंत्र के इतिहास पिछले 18 महीने की बात करूं तो लगातार इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। ये बार बार कहते हैं, इन्होंने पिछले 1.5 साल तक वन स्टेट वन इलेक्शन का नारा मजबूत किया। आज ये सफाई देना उसके ऊपर, क्या तैयारी थी आपका वन स्टेट वन इलेक्शन पे? क्या आपने राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम किया? छात्र संघ चुनाव की बात करूं, राजस्थान के पंचायती राज की चुनाव की बात करूं, नगर निकाय के चुनाव की बात करूं, आज भी ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ये डेट डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ये डेट क्या रहेगी? बार बार जब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के पीछे छुपने का काम करते हैं, कभी कोर्ट के पीछे छुपने का काम करते हैं। पंचायती राज के चुनाव को लेकर जिस तरीके से इन्होंने एसआईआर के मामले में भी आपने देखा होगा गड़बड़ियां लगातार करते आ रहे हैं। आज प्रत्येक जिला कलेक्टर को कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहां के स्थानीय लोग ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। आपने देखा नहीं गुड़ा मलानी के अंदर कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने ठीक है। विरोध किया कांग्रेस के करणवीर जी, नेतृत्व के फिर भी अंदर। महिला तो साहब यहाँ बार-बार श्योर राजस्थान हैं की जी। करणवीर जी, फिर भी महिला साहब या बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जैसी जीत का परचम बीजेपी का महाराष्ट्र में लहरा रहा है, राजस्थान में ये जीत रिपीट होगी। प्रचंड बहुमत के साथ नगर निगमों में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। वो अभी से श्योर नजर आ रहे हैं। मतलब आपको देखकर क्या लग रहा है इनकी तैयारी? तो मुझे लग रहा है बहुत जिस तरीके से इनका घमंड लोकसभा के अंदर चूर किया कांग्रेस ने, राजस्थान के 8 करोड़ जनता ने, वैसे ही पंचायत राज के चुनाव में भी इनको मुंह की खानी तय है। राजस्थान के अंदर लोग परेशान हैं इनके शासन कुशासन से। लगातार इन्होंने राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया। राजस्थान का गरीब आवाम, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार सब लोग इनसे हिसाब किताब लेने की के लिए तैयार है। ये बार बार लोकतंत्र की पैरवी करते हैं। छात्र संघ चुनाव इन्होंने बंद करवाए। लगातार छात्र इनसे इसलिए आंदोलन करते हैं। आप बंद कराने आपने नहीं होने दिए, उन पर क्यों आ रहे हैं? कोरोना का मामला था मैडम जी, आप उससे अरे उसके बाद भी गहलोत आपके पास टाइम था, चाहते तो करा सकते थे। अब छात्र संघ चुनाव छोड़िए, हम तो निकाय पंचायत चुनाव पर रहते हैं, उसमें सिस्टम की खामियां हमें भी लगती हैं। प्रत्येक तबके की बात कर रहा हूं, चाहे लोकसभा पंचायत राज की ठीक है, बात हो, ठीक चाहे है, नगर ठीक है, निकाय ठीक की है। बात हो, आप महिला पंचायत साहब समिति 30 की बात सेकंड हो। में रिप्लाई देना चाह रहे हैं, दीजिए। फिर उसके बाद में श्याम सुंदर जी का रुख करूंगी, राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। आप जवाब दे सकते हैं। नंदिनी जी, एसआईआर को लेके कन्वीर जी कह रहे थे कि हम कलेक्ट्रेट पे हमारे प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको तो कोई चीज जायज हो ही नहीं सकती। ना एसआईआर हो सकता, ना सीएए हो सकता, ना राम मंदिर का निर्माण हो सकता, हमारे सपोर्टर्स के नाम काट रहे हो हैं आप सकती। लोग। सर कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, बार कितना बड़ा किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप इतना झूठ सपोर्टर्स बोलते के हैं। नाम काट रहे हैं आप लोग एसआईआर नंदिनी में। जी, छात्र संघ चुनाव बंद करवाने वाला राजनीतिक दल ये कहता है कि छात्र संघ चुनाव बंद करवा दिए। अरे भाई, किसने बंद करवाए? आप ही की सरकार थी, आप ही के मुखिया ने बंद किए। कम से कम ये तो स्वीकार कीजिएगा कि हमने बंद करवा के छात्र राजनीति का गला घोटा है। कांग्रेस इस बात को स्वीकार तो करे। और कोरोना की आड़ में 3 दफे चुनाव करवा के पंचायत और शहरी निकाय के सर, मैं पंचायत और निकाय चुनाव पर ही रहना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए हैं, तो अब राजस्थान की जनता भी चाहती है। जी जी, ठीक है करणवीर जी, अब मैं श्याम सुंदर जी का रुख करूंगी। सर, अब महाराष्ट्र में चुनाव के बाद राजस्थान की जनता टकटकी लगाकर देख रही है कि यहाँ पर भी चुनाव कराइए, हमें जनप्रतिनिधि की जरूरत है। हमारे शहरों में सफाई नहीं हो रही, हमारी सुनने वाला कोई पार्षद नहीं है, कोई सरपंच नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। हमें जनप्रतिनिधि की जरूरत है, राजस्थान की जनता कह रही है। सर, तो अब ऐसे में चुनाव हो जाने चाहिए। सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की नाकामयाबी रही कि चुनाव नहीं हुए समय पर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नंदन जी, जिस प्रकार से अब आरक्षण का काम ओबीसी कमीशन कर रहा है, इस महीने उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके अलावा देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 15 अप्रैल से पहले राजस्थान में चुनाव कराइए, ये तो निर्देश दे चुका है। अब देखिएगा करणवीर जी बार बार कह रहे हैं नाम काटे जा रहे हैं। आपको सजग रहने की जरूरत है। आपके नाम कौन काट रहा है, किस काट रहा है? देखिए, चुनाव आयोग कोई अभी जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो तो कोई बीजेपी के तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के हो और आपकी बात नहीं सुन रहे, अभी आपके मिलकर के आए। और जिस प्रकार का माहौल अब दिखेगा कि जयपुर, जोधपुर और कोटा जो 2 नगर निगम थे वो स्वतः ही अब एक में हो गए परिवर्तित। तो नए स्वरूप में राजस्थान में भी चुनाव होंगे। और बीएल संतोष कुछ दिन पहले जयपुर आए थे और संगठन में कह के गए थे कि आप तरीके से प्रचार प्रसार कीजिए, केंद्र और राजस्थान की नीतियों को
लोगों तक ले जाने के लिए सक्रिय हो जाइए। जी। अब आप देखिएगा, अभी हाल ही आपको में किसकी देखिएगा तैयारी डोटासरा, सर, एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपको भी राजस्थान में किसकी तैयारी लग रही है कि इन्होंने तैयारी शुरू, कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से तैयारियां लग रही हैं आपको? क्योंकि अब गोविंद सिंह डोटासरा भी काफी एक्टिव मुझे नजर आ रहे हैं, वैसे लगातार रहते हैं लेकिन इन दिनों में काफी एक्टिव हैं, बीजेपी पर खूब तंज कस रहे हैं और खूब पॉलिटिकल फाइट्स इन दिनों में देखने को मिल रही हैं। तो अब दोनों ही पार्टियां सजग हो गई हैं। देखिए नंदिनी जी, अब देखिएगा, तंज कसना, मजाक करना, ये करना एक अलग बात हो, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के अंदर एकता के, देखिए पुराने लोगों को लाने की बात हो रही है ना, मालवीय को लाने की बात हो रही है, 6 लोग और आ रहे जी। हैं, तो इनकी स्थिति कमजोर है, इसलिए स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करें। जो दगा देके गए तो उनको वापस लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है। बीजेपी निश्चित तौर पर अभी संगठन की दृष्टि से अभी करीब करीब ठीक ठाक स्थिति हो गई है। कांग्रेस की भी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तौर पर यहाँ होना है, थर्ड जी। फ्रंट तो आएगा नहीं जिस प्रकार से, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिसकी सत्ता होती है वो तरीके से अपना कामकाज करता है। राजेश्वर सिंह जो कि नए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं, उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है, कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए जी। कि भाई हम आने ठीक वाले है, में तैयार मतलब रहें ये और मानकर इस चले प्रकार से- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अप्रैल तक चुनाव राजस्थान में भी हो जाएंगे और जनता भी यही चाहती है। महिला जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से और करणवीर जी की तरफ से, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? पार्टी के अंदर इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, क्या संवाद होता है आपके जब लीडर्स आते हैं, सीनियर लीडर्स क्या बोल रहे हैं पंचायत निकाय चुनाव की तैयारी? अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, यही सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी करूंगी, किस तरह की तैयारी पर पहुंचे आप लोग अभी? नंदिनी जी, हमारी तैयारी तो जनता के फायदे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का फायदा आमजन को मिले, कैसे सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जाए और संगठन किस तरीके से अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की मदद करे, उस दिशा को लेकर हम लगातार, हम तो 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गांव ढाणी शहर के गली में बैठे हुआ व्यक्ति जिसकी कोई नहीं सुन रहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसकी नब्ज टंटोते हुए सरकार के माध्यम से उसके लिए काम कर रहा है, उसको राहत दिलवाने का काम कर रहा है, उसका फायदा चुनाव में मिलेगा। इन दिनों में आपकी पार्टी में कार्यशाला की आप बात करें, एसआईआर के मुद्दे पर बहुत लग रही है क्योंकि कांग्रेस आपको लगातार घेर रही है उसी मुद्दे पर। आज भी कैसे हमारे जवाब देना है वो बताया जा रहा है लगातार। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल एसआईआर को लेके भी आज भी वीबी जी राम जी को लेके हमारी कार्यशाला थी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, सारे लोग आए थे, हम कार्यशाला में सारे लोग थे। तो ये तो हमारा एक पार्ट है काम करने का और भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को जागरूकता के साथ यहाँ से ट्रेंड करके भेजती असर है। तो हो रहा है करणवीर जी, जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, चाहे वीबी राम जी का मुद्दा हो चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, इस पर बीजेपी में कार्यशालाएं चल रही हैं कि कैसे कटा, मतलब मुद्दा आप लोग उठाते हैं तो तुरंत वहां से रिएक्शन भी आता है, मतलब दोनों पार्टियां कॉम्पिटिटिव मोड में नजर आ रही हैं अभी से। करणवीर जी, जनता पार्टी के अंदर कार्यशाला इसी बात की चलती है, कैसे किसान को कमजोर किया जाए, कैसे आदिवासी को कमजोर किया जाए, कैसे युवाओं के आक्रोश को दबाया जाए। ये कार्यशाला इनके यहाँ चलती है। इसका साक्षात आप देखिए, गुड्डा मलानी का विरोध इनको दिख नहीं रहा। वो लगातार जो पंचायतें, जो परिसीमन के नाम पर जो दादागिरी चल रही है राजस्थान के अंदर, प्रत्येक पंचायत में, वार्ड में, विधानसभा में, नगर निगम में, निगम निकाय के अंदर, इन सबका भारतीय जनता पार्टी विरोध के स्वरूप जो आक्रोश होती है उसको सेटल करने की कोशिश करती है। ये लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। बार बार कांग्रेस जब संविधान के से परे जाने का विरोध करती है इस सत्ता का, तो भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड करने के लिए नए नए डैमेज कंट्रोल तो करेंगे सर, वो इस चीज में माहिर है। कहीं पर विरोध होता है तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कैसे उसे साधना है। इस चीज में तो इनके बहुत सारे चाणक्य हैं और ये बच भी जाते हैं और फेवर भी, जनता के फेवरेट भी हो जाते हैं। आप देखिए ना नंदनी जी, ये विरोध विपक्ष का नहीं है, ये विरोध कांग्रेस का अकेले का नहीं है, किसान का, जवान का, जो आदिवासी लोग हैं उन सबका विरोध है। लगातार आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, चाहे प्रशासनिक सेवा की बात करो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, चाहे किसानी की बात करो, चाहे किसी भी मुद्दे की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया है। कांग्रेस ने वेलफेयर स्कीम लेके आई थी। समय की थोड़ी कमी, अन्यथा महिला साहब मैं आपको जवाब देने का जरूर मौका देती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। सभी प्रवक्ता जुड़े और अपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप सबने इस मुद्दे पर रखा। तो राजस्थान पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव की अब तैयारी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है तो बीजेपी राजस्थान में भी बेहद उत्साहित नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हर स्टेट का अपना एक अलग पॉलिटिक्स होता है। राजस्थान में देखते हैं कि जब चुनाव होंगे तो किसे चुना जाता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।